हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था ड्रिफ्ट स्पीड, देख लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट डेंसिटी में रिलेशन भी देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो हम लोग देखेंगे वो किस में देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्किट में अगर हम लोग बैटरी सप्लाई करते हैं तो उस सर्किट में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और ड्यू टू जैसे ही करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो सारे डिवाइसेस में जानता है। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे कि हमने देखा भी है कि अगर कोई भी सर्किट में करंट प्रोड्यूस होने का मतलब ये होता है कि चार्ज कैरियर क्या होता है, एनर्जी को कैरी करता है और ले जाता है, पर्टिकुलर डिवाइसेस को दे देता है। ठीक है, और वो डिवाइस क्या करता है या वो अप्लायंस क्या करता है, उस एनर्जी को यूज़ करता है, या फिर ऐसे बोले कि उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में। ओके, अब हम लोग तो ये जो करंट का जो प्रोडक्शन हुआ है या करंट जो अपीयर हो रहा है ड्यू टू द बैटरी, तो इस दोनों में रिलेशन क्या है, तो इसके रिलेशन को स्टैब्लिश किया था ओम्स ने। ठीक है, तो उसी का जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना बैटरी या कितना पोटेंशियल का बैटरी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो मतलब जो करंट इन द सर्किट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बाय द बैटरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम लोग डीसी सर्किट का ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, तो जब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आगे जुड़ता है, ये कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो जो दो पैरामीटर एक दूसरे से कोरिलेट करता है ना, उस जनरली उस दोनों पैरामीटर पर वो डिपेंड नहीं करता है। यानी जो यहाँ पे जो आर है वो क्या करेगा, यहाँ पे भी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका अपना मटेरियल करेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मेरा अब तक हम लोग ऑलरेडी शुरू क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि V = RI हो गया, ये एक एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश्ड हो गया ड्यू टू किसके कारण, तो ओम्स लॉ के कारण। ठीक है, ये इसमें आपने बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाया होगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ आपको डायरेक्ट अगर बोलना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये मोटे मोटे तौर में होता है। लेकिन अभी हमने क्या देख लिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देख लिया है, करंट डेंसिटी भी देख लिया है। तो अब हम इसका जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि इसका जो ये जो भी डिस्क्रिप्शन आया या जो भी रिलेशन आया है V = RI, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल में लेके चलते हैं। ओके ओके, तो हमने देख लिया V = R × I। ओके, R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो B और I पे डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है या मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। हम लोग समय के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R, इसका पर्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो R का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग समय के साथ आके देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। तो ये कंडक्टर में कोई भी वायर में क्या होता है, करंट के फ्लो को मतलब रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ देखा, तो V = RI एक एक्सप्रेशन देख लिया ओम्स लॉ का। ठीक है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल के चेंज होने से करंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम पोटेंशियल और करंट में क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल और करंट का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे आएगा देख लीजिए। तो ये मान लीजिए कि एक एक्सिस ले लिया, मान लीजिए कि वाई एक्सिस ले लिया, इस पर हमने वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को सेट कर रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक एक्सिस ले लिया जिस पे हम लोग करंट को क्या कर रहे हैं, इसको प्लॉट करेंगे। ठीक, अब जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर रहा था वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा था, करंट इंक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, या फिर उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें अगर VI अगर ग्राफ होगा तो VI ग्राफ में अगर हम यहाँ से देखें तो ये ग्राफ आपको कैसे दिखाई दे रहा है, तो आपने पढ़ा होगा Y = mx। ठीक है, तो Y इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है जहाँ पे m क्या होता है, उस लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि x के वेरी से y भी वेरी कर रहा है, तो x जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हम लोग x और y में देखें तो। और जहाँ m जो है वो क्या है, स्लोप है, और ये स्लोप कितना होता है, तो tan थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर कर ले इस रिलेशन से, तो यहाँ पे जो tan थीटा आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, तो tan थीटा जो आएगा मेरा वो R आ जाएगा। यानी R एक कांस्टेंट था, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे tan थीटा क्या है, तो tan थीटा R है, और इसी को हम लोग स्लोप द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसका ग्राफ बी और आई में भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे डॉटेड करके हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कैसा ग्राफ हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल का टैन थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। यानी स्लोप जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो अगर बी आई में मेरा ग्राफ दिया हुआ होगा तो उसमें जो स्लोप होगा उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर सपोज मान लो कि बी आई में ग्राफ नहीं दे कि ऐसा अगर कोई वेरिएशन होगा कि मान लीजिए आई वी का वेरिएशन होगा, मतलब ये है 0 और आई को ले लिया क्या, वाई एक्सिस पे, और v को ले लिया मेरा x एक्सिस पे। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अगर चेंज करेंगे तो i को अगर लेंगे y के करस्पॉन्डिंग तो ये हो जाएगा 1/r इंटू v हो गया। अब यहाँ पे 1/r यही मेरा क्या है, स्लोप है, यानी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर IV में ग्राफ दिया हुआ होगा तो अभी भी रिलेशन तो y को mx टाइप का ही है, तो इसमें जो भी ग्राफ बनेगा तो वो तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें स्लोप का नेचर चेंज कर जाएगा, ठीक है। इसमें से स्लोप होगा वो देखिए, तो ये अगर टैन थीटा अगर निकालोगे तो यहाँ पे टैन थीटा जो होगा 1/r हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये IV का ग्राफ है, ओके। अब जैसे जैसे अब दोनों केस में क्या होगा, चेंज करेगा। अगर इस केस में देखें तो अगर थीटा इंक्रीज करेगा ना तो इसमें स्लोप भी इंक्रीज करेगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन वहीं ग्राफ अगर IV में रहेगा तो इसमें अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो टैन थीटा भी इंक्रीज करेगा, और टैन थीटा इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये आपको दिमाग में रख के चलना होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्राफ आप बना रहे हैं, IV ग्राफ बना रहे हो या VI ग्राफ बना रहे हो, ओके। चलिए रिस्पेक्ट में अब हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और जो करंट डेंसिटी पढ़ रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इसका और फर्दर डिस्क्रिप्शन कैसे किया जा सकता है। हम लोग को तो पता है कि जो एक्सप्रेशन जो निकल के आया ओम्स लॉ का वो V=RI हो गया, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लिया कि यही मेरा कोई क्लोज सर्किट है और उस क्लोज सर्किट में जो वायर का है, एक वायर का छोटा सा टुकड़ा ले लिए और यहाँ पे डाल दिए। अब इस वायर के टुकड़े में क्या हुआ है कि पोटेंशियल मतलब बैटरी कनेक्टेड है, तो जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो इसका एक पॉइंट जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो मान लिया कि एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर का लेंथ हमने L मान लिया, ठीक है। अब जैसे ही क्योंकि ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है तो A और B के बीच में कंडक्टर के इनसाइड में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, किसके कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ और इस कंडक्टर के लेंथ को हमने क्या कर लिया, तो L मान लिया, ठीक है। तो अब हमको ये भी पता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम मूव करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि पॉइंट A जो है और पॉइंट B जो है वो क्या है। तो पॉइंट A पहले वाला पॉइंट है और पॉइंट B जो है वो बाद वाला पॉइंट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट B है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पहले ही वाले पॉइंट पे A है। इसका मतलब ये है कि A का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते चलते B पे पहुँचेंगे तो B का पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब VA माइनस BB, VA माइनस BB यानी यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि सेटअप किया क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस पर रिलेशन बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जितने दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है उसका लेंथ होता है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है उसका मैग्नीट्यूड और जितने लेंथ में सेटअप हुआ है उसका लेंथ हम लोग ले लिए। तो ये क्या कर देगा, तो दो टर्मिनल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। तो आई होप ये आपको क्लियर है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ हो गया, ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी या ड्रिफ्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या देखा था कि VD इक्वल्स टू क्या होता है, तो J/N ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने एक और केस देखा था जब हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में उसका कैसे वेरिएशन होगा जब उस कंडक्टर में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं। तो क्योंकि इस कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया है तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे तो उनका वेरिएशन जो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा मोबिलिटी इंटू ई। मोबिलिटी हम लोग ऑलरेडी पता है कि मोबिलिटी क्या होता है, तो ये पता है कि इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में कितना मोबाइल है, ठीक है।
तो अब रिलेशन जो हो गया यहाँ पे दो हमको पता है कि वी डी इक्वल्स टू जे बाई एन ई हो गया। जे है करेंट डेंसिटी, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ई जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन जो हम लोगों ने पहले से देखा है वही हमने लिखा है। अब इस दोनों रिलेशन को हम लोग को रिलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो वी डी की जगह पे हम एक वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वी डी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई है, तो वी डी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जे बाई एन ई को पुट करेंगे, तो जे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे तो एन ई म्यू हो जाएगा, एन ई म्यू इंटू ई। अब ये जो तीनों का प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी, इस तीनों के प्रोडक्ट को हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मतलब उस कंडक्टर का कितना कंडक्टिविटी है ये बताता है इस तीनों का प्रोडक्ट। और जाहिर सी बात है जो ये कंडक्टिविटी जो होता है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और भी जो प्रॉपर्टी और भी इसका डिपेंडेंसी फैक्टर होता है, जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर के हिसाब से ही कंडक्टिविटी क्या होता है, चेंज होता है। अभी इस पॉइंट के लिए हम लोग इतना ही समझ रहे हैं कि एन म्यू ई जो है या एन ई म्यू जो है, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या बताता है कि कोई भी कंडक्टर कितना कंडक्टिविटी शो कर रहा है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, सिग्मा लिखेंगे। तो सिग्मा, इसका सिग्मा नाम दिया है जो कंडक्टिविटी से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो अब मेरा जो जे जो हो गया वो क्या हो गया, तो सिग्मा इंटू ई हो गया। तो एक्चुअली इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ओम्स लॉ भी इक्वल्स टू आई आर बताया ना, तो ये एक मोटे मोटे ऑब्जर्वेशन पे था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट कैसे उसमें चेंज होगा। लेकिन जो इंटरनल जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जो बातचीत होता है वो इसमें होता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये जो होता है वो कहाँ पे काम हो रहा है, तो ये अंदर काम हो रहा है, ठीक है। यानी उसके मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन के लेवल पे काम हो रहा है। यानी इसको जो करंट डेंसिटी जो हो गया वो क्या हो गया, रिलेशन बन गया प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इनटू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सेटअप कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी जो है रेशियो ऑफ द ऐसा बना सकते हैं कि करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो आई होप इसको ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी जो है वो क्या बताता है को वो कंडक्टर कितना कंडक्टिविटी शो कर रहा है। इसके अपोजिट एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। अब जैसे कि हमने देख लिया कि कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है, कंडक्टिविटी को कोई भी मटेरियल की कंडक्टिविटी नेचर को बता रहा है। वैसे ही रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या कराता है, उसको मटेरियल की रेजिस्टिविटी को बताता है। मतलब ऐसा हम लोग बोले कि उस कंडक्टर में कैसे वो फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा, या कितने पैरामीटर या कितने फैक्टर से करेगा, ये उसका रेजिस्टिविटी बताता है। सिंपल सा अगर हम लोग देखें, अगर किसी भी मटेरियल का कंडक्टिविटी हाई होता है तो उसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है बहुत स्मूथली होता है। और किसी भी मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी या कोई भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी अगर हाई रहा तो उसमें जो करंट का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, यानी वो मतलब क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। यानी हम कंडक्टिविटी को क्या बोल सकते हैं, 1 बाई रेजिस्टिविटी। यानी इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे करंट डेंसिटी को कितना हुआ, तो सिग्मा इंटू ई हुआ। तो सिग्मा जो नथिंग बट कंडक्टिविटी है, इसके जगह पे 1 बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई ये रो भी लिख सकते हैं जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये भी एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सपोज तो जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई हमने जान लिया। और जे क्या होता है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो हम इसको आई बाई ए लिख दिए और सिग्मा को रहने दिए, ऐसे लिख दिए। तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, तो आई इक्वल्स टू हो गया। या फिर अगर हम इसको ऐसे बात करें तो आई बाई ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। और ई जो क्या हुआ, तो ई का रिलेशन हमने पहले ही यहाँ पे देख रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना होता है, तो ई इंटू एल। तो अगर ई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल लेंथ आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर रिलेशन निकाले तो बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई एल, या फिर इसको हम लोग डेल बी भी लिख सकते हैं। डेल बी बाई एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग
ई के जगह पे क्या करेंगे वहीं रख देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि डेल वी को वी से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ई को क्या लिख दिया हमने, वी बाई एल लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल वी इक्वल टू कितना होगा, एल को हम इधर करेंगे इक्वालिटी के इधर, तो ये एल बाई ए, ये हो जाएगा एल बाई ए इंटू आई, और सिग्मा को उधर करेंगे तो 1 बाई सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी देख लिया कि 1 बाई सिग्मा इज नथिंग बट रो, क्योंकि इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कि 1 बाई सिग्मा को हम लोग रो भी लिख सकते हैं उल्टा करके। ठीक है, तो हमने वही किया कि 1 बाई सिग्मा को हमने क्या किया है, तो रो से डिनोट कर दिया जाएगा, तो वी इक्वल टू हो गया 1 बाई सिग्मा इंटू एल बाई ए इंटू आई। अब ये जो सारा टर्म है, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, आर। तो आर इक्वल टू कितना होगा, तो रो एल बाई ए, यानी यहाँ पे हमने जो लिखा, तो आर जो हुआ मेरा कितना हो गया, तो 1 बाई सिग्मा को रो लिख रहे हैं, तो रो हो गया एल बाई ए हो गया। ठीक है, तो अब इसको पुट करेंगे तो ये मेरा यही वाला रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, बन के आएगा। तो जो कि हमने यहाँ से देखा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, बी इक्वल्स टू आई आर या बी इक्वल्स टू आर आई, वो हमने क्या कर लिया, तो इस मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने देख लिया कि अंदर में ये कैसा क्या क्या अंदर हो रहा है। ठीक है, तो वी इक्वल्स टू आर आई। ओके, तो यहाँ से हमको ये चीज़ निकल के आ रहा है कि आर जो हुआ वो क्या हुआ, तो आर जो हुआ वो रो एल बाई ए होगा। अब यहाँ दो चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है कि हमने जो यूज़ किया है सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, तो वो क्या होता है, तो एन यू म्यू होता है, म्यू जो मोबिलिटी होता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और सिग्मा ये हो गया। तो अब रेजिस्टिविटी रो जो होगा, इसको रो बोलते हैं, ये क्या होता है 1 बाई सिग्मा होता है, तो ये जस्ट क्या होगा, हो जाएगा 1 बाई एन ई म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिमाग में जो रखना है वो क्या क्या रखना है, तो एक जो रिलेशन जो होता है डिफरेंशियल ओम्स लॉ को, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को, तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, या फिर जे इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको सिग्मा इक्वल टू एन यू म्यू लिखना है, दिमाग में रखना है, या रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। और साथ साथ ही आपको एक दिमाग में ये भी रखना है नोट में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। अ कॉपर वायर हैज़ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन A copper wire has a square cross section of 6 millimeter, okay, और ऑन ए साइड, तो साइड का लेंथ जो है वो 6 मिलीमीटर दे रखा है। द वायर इज़ 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, वायर का जो लेंथ है 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एंड कैरीज अ करंट ऑफ 3.6 एम्पियर। तो करंट जो कैरी कर रहा है, तो सबसे पहले जो डेटा दे रखा है वो हम ले लेते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन का साइड है, जो लेंथ ऑफ द वायर है एल इक्वल टू कितना, लेंथ ऑफ द वायर ले लेते हैं, कितना है जो गिवन है 10 मीटर, तो 10 मीटर ले लिए। ओके, अब क्या हो गया, तो क्रॉस सेक्शन का जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन का जो लेंथ है या साइड है, क्रॉस सेक्शन साइड, वो मेरा है कितना 6 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद मेरा जो करंट है वो करंट गिवन है कितना हो गया 3.6 एम्पियर। ओके, उसके बाद बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 8.5 × 10⁻28, यानी n जो दिया हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम वो 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको करंट डेंसिटी निकालना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके बाद निकालना है कि कितना टाइम में जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करके चला जाएगा इस लेंथ को। तो लेंथ मतलब 10 मीटर को ट्रेवल कर लेगा इलेक्ट्रॉन का मोम। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उस पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट डेंसिटी फाइंड करना है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, जे होता है। तो अब आप देखिए, या तो आपको हम डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा तो डायरेक्ट रिलेशन बना लीजिएगा, अगर सपोज मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले देखिए करंट डेंसिटी का रिलेशन क्या क्या आपके दिमाग में है। तो एक रिलेशन होता है क्या, तो आई बाई ए। ओके, दूसरा रिलेशन होता है करंट डेंसिटी का जे इक्वल टू होता है एन ई वी डी, और तीसरा रिलेशन जो होता है जो ओम्स लॉ से होता है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1 बाई रो इंटू ई। ये 3 रिलेशन होता है। अब देखिए कि ये तीनों में से जो ईजिली अप्लाई होके मेरा रिजल्ट को दे दे। तो देखिए करंट मेरा गिवन है, करंट गिवन है, और क्रॉस सेक्शनल साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया आराम से निकाल सकते हैं।
तो यानी अगर हम फर्स्ट वाले में फॉर्मूले का यूज़ करें तो मेरा आसानी से आंसर सॉल्व हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट दे रखा है तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा इस क्रॉस सेक्शन का। तो एरिया किसका निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वायर जो आपका गिवन है वो इस टाइप से होगा। सपोज मान लो कि ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और ऐसे कोई वायर है, सपोज ऐसे आपका कोई वायर गिवन है। ठीक है, ठीक है, ये आपका कोई वायर गिवन है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, तो स्क्वायर है। तो इसका एरिया जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया हुआ है, तो 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर का स्क्वायर करोगे यानी 6 × -3 मीटर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको करंट डेंसिटी निकालना था। जे इक्वल टू कितना कर लोगे, तो I/A कर लोगे, और I कितना दे रखा है, तो 3.6 एम्पियर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 36 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10⁵। तो ये 10⁵ कितना हो गया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। ओके, तो करंट डेंसिटी हमको पता चल गया। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हमको निकल गया। सेकंड क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में हमको निकालना है। तो अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इसके रिगार्डिंग। तो हमको करंट डेंसिटी पता चल गया, करंट भी पता है। ओके, तो कौन सा रिलेशन देखेंगे, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी पता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी पता है, रेजिस्टिविटी भी पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसको हम लोग इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वाले रिलेशन को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा बीट सेकेंड के लिए। ठीक है, बीट सेकेंड के लिए अगर हम लोग निकाले, ओके, तो ये मेरा हो जाएगा J = 1/ρ × E, और E का वैल्यू हमको निकालना है तो E = कितना होगा, तो ρ × J। रो का वैल्यू कितना दे रखा है मेरा, तो 1.72 10⁻⁸। ओके, तो 1.72 10⁻⁸ × 10⁵। तो ये मेरा आंसर क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.72 × 10⁻⁻3। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम यूनिट क्या लिख सकते हो, तो न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों के रिलेशन में मेरा क्या होता है, यूनिट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड बिट मेरा आंसर हो गया। उसके बाद बोल रहा है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द वायर। अब लेंथ ऑफ द वायर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, तो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 10 मीटर। ओके, अब हमको टाइम निकालना है। तो 10 में यानी अगर सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इनसाइड द कंडक्टर कैसे करता है, करंट के फ्लो से, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करता है। तो यानी हमको अगर सी बीट अगर हम लोग देखें, इसको फिर से मैं इधर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर सी बीट देखें तो सी बीट में बोला है कि टाइम निकालना है। तो टाइम जो हो गया वो कितना हो गया, तो d/Vd हो गया। d/Vd क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम देखे हुए हैं कि Vd जो होता है वो ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कि हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। तो d डिस्टेंस को कवर करना है, और d डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 10 मीटर। तो 10/Vd यानी Vd का वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो मेरा टाइम भी निकल गया। तो Vd कैसे निकालते हैं, तो Vd हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो Vd का रिलेशन मेरे पास क्या क्या है, तो एक रिलेशन मेरा ये भी है। ओके, और इसमें मोबिलिटी तो नहीं दे रखा है ना, ओके, नहीं दे रखा है। तो Vd का रिलेशन हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो Vd = कितना हो गया, तो Vd = हो गया J/Ne। ठीक है, J/Ne से हम लोग क्या करते हैं, Vd भी निकाल सकते हैं और इसमें पुट भी कर सकते हैं। तो J का वैल्यू कितना निकला है, तो 10⁵, और N का वैल्यू कितना है, तो N का वैल्यू आपको दे रखा है 8.5 × 10⁻28। तो यहाँ पे N का वैल्यू है तो 8.5 × 10⁻28 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो VD का वैल्यू इससे निकल गया। अब टाइम में क्या करोगे, इसके वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेना। ओके, तो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हमने बनाया 1 बाई 1। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे रखा होगा, दिमाग अगर नहीं चल रहा होगा, तो जो भी पहले डेटा होगा वो डेटा को कलेक्ट कर लीजिए, और जो भी पूछ रहा है उसके अराउंड क्या क्या आपके पास कंसेप्ट है उसको लिख लीजिए अगर दिमाग नहीं चल रहा है। उसके बाद आपको 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपका सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर ए वायर लेंथ 0.1 मीटर। ओके, वायर का लेंथ बोल रहा है 0.1 मीटर, यानी लेंथ हमने पहले लिख ही लिया, 1 मीटर हो गया। विथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए भी दे रखा है कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी हमने लिख लिया। कनेक्टेड टू 5 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या देख रहा है, दे रखा है PD जो या फिर V जो है वो कितना दे रखा है, तो मेरा 5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक कंडक्टर, यानी मेटालिक वायर। तो मेटालिक वायर में करंट आपको फाइंड करना है। ओके, तो करंट इक्वल्स टू वाट हमने लिख दिया, और जो दिया हुआ है वो n, ये म्यू दिया है, मोबिलिटी दे रखा है, और n दिया हुआ है, यानी करंट डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, अब चलिए, तो हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट में क्या रिलेशन हमको पता है, तो देखिए हमको लेंथ पता है, एरिया पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, और I भी पता है। ठीक है, तो करंट का रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देखिए, तो करंट का रिलेशन होता है यहाँ पे I इक्वल्स टू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं दे रखा है, तो हम या तो रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी रिलेशन से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हम इसको 2 तरीके से बना रहे हैं। पहले अगर V इक्वल्स टू IR लिखते हैं, ठीक है, हमको I निकालना है, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया, तो V बाई R हो जाएगा। तो पोटेंशियल, हमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, R हमको निकालना है, और R हमको पता है क्या होता है, R जो होता है वो कितना होता है, तो रो L बाई A होता है। ओके, रो L बाई A होता है। अब L भी यहाँ पे पता है हमको, और A भी पता है। अब पता जो नहीं है वो क्या है, तो रो पता है, यानी हमको रेजिस्टिविटी पता नहीं है। तो रेजिस्टिविटी हमको पता नहीं है, लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमको N पता है, म्यू पता है, तो हमको पता है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो 1 बाई N ई म्यू होता है। ठीक है, जैसा कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, N ई म्यू होता है, तो इसको उलट देंगे तो यही मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो ये मेरा हो जाएगा 1 बाई N का वैल्यू जो है वो 8 इंटू 10 टू द पावर 28 हो जाएगा, इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, इंटू म्यू मोबिलिटी जो है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके R का वैल्यू आएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक तरीका हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने बोला इसको। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा करंट। ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सपोज जैसे कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, हमको करंट ही निकालना है, तो J इक्वल्स टू कितना होता है, तो J इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू ई। ठीक है, अब हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो B बाई L हो जाएगा। B कितना है, 5 है, L कितना है, तो 0.1 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो 50 वोल्ट पर मीटर हो गया। इसको हम लोग आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब इसी में पुट कर देंगे। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा, अब क्योंकि हम लोग करंट डेंसिटी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि करंट डेंसिटी निकल जाएगा तो मेरा करंट निकल जाएगा। ओके, क्योंकि एरिया भी हमको गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लिख ही ले, तो I बाई A जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई, और I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो A सिग्मा ई। ठीक है, ई हम लोग ऑलरेडी पता चल गया, ए ऑलरेडी पता है, सिग्मा हमको पता करना है। तो सिग्मा का हमको ये भी बताएं N ई म्यू होता है, ई म्यू होता है। बस ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि ये है N का वैल्यू यहाँ पे है, म्यू का वैल्यू यहाँ पे है, और ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको पुट करने का डायरेक्ट मेरा करंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए मेरा हो गया, ये हो जाएगा N यू म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बस सारा चीज़ आपको पता है, वैल्यू डालिए और निकाल लीजिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे करंट, यहाँ पे ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ई एन जो है, एन यहाँ पे दे रखा है, ई चार्ज होता है, म्यू ये दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ओके,
तो आप इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर अलोंग द वायर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अप्रॉक्सीमेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है बाई इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण डिस्टेंस निकालना था। इलेक्ट्रॉन तो जिग-जैग मोशन करता है, ब्राउनियन मोशन करता है, तो ये सारे डिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। ओके, इन द टाइम इंटरवल इन विच इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर अलोंग। अब मान लीजिए कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाता है तो डिस्प्ले, अब यानी ये क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि इसमें दो स्पीड दे रखा है। एक तो रैंडम स्पीड दे रखा है, रैंडम जो इलेक्ट्रॉन जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, या फिर डायरेक्ट हम इसको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो ये लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर कोई 10⁶ भी बोलते हैं, 10⁴। हम यहाँ पे 10⁵ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्पीड जो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इतना होता है। अब हमको ये भी पता है कि ड्रिफ्ट यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब देखो, अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितना डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करना है? तो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करना है। तो टाइम हमको आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट मोशन से यानी कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता है। तो अगर हम टाइम देखें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है इतना। तो इसको जब हम लोग काम करेंगे तो ये जगह 10⁻³ सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स लगेगा इसको 1 मीटर जाने में एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब हमको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो इसी टाइम में जाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया? तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या हो गया? तो स्पीड, कोई भी इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो हो गया वो इतना हो गया, यानी 10⁵ इंटू टाइम कितना हो गया? 10⁸। तो इसका मतलब हो गया 10⁸ मीटर का डिस्टेंस इस टाइम में ये कवर कर लेगा। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये जो स्पीड जो है ना, स्पीड हमने खुद से ले लिया है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे उसके कोरेस्पॉन्डिंग आंसर निकाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर में क्या करना है? हमको लीनियर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें उस वायर में करंट का जो फ्लो है वो है 70 एम्पियर। यानी इसके सॉल्यूशन में हमको क्या करना पड़ेगा? करंट जो फ्लो कर रहा है वो है मेरा 70 एम्पियर। ओके, 70 एम्पियर है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो है मेरा 1000 मीटर। ओके, और हमको निकालना है क्या? तो मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी P निकालना था। P इक्वल टू होता क्या है? M इंटू भी। तो M इंटू भी है। अब यहाँ पे भी कौन सा होगा? तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड तो ले नहीं सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमको करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे? तो मास इंटू BD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमको देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका मास। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? तो हमको पता है कि कंडक्टर ऑफ लेंथ 1000 मीटर है ना। तो करंट पता है, तो करंट मेरा कुछ बोल रहा है। करंट क्या बोल रहा है भाई? तो I जो होता है वो क्या होता है? ओके, सबसे पहले देख ले कि 1000 मीटर जो है ना वो वायर का लेंथ है। तो मान लीजिए इसको पहले हटा देते हैं। 1000 मीटर, तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1000 मीटर है। ओके, ये लेंथ जो हो गया मेरा 1000 मीटर हो गया। तो इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। तो मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर जो हो गया, वॉल्यूम, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा ना, वॉल्यूम ऑफ द वायर वो कितना हो गया? तो ये हो गया L इंटू A, यानी हो गया 1000 A। ठीक, इतना हो गया। अब हमको पता है करंट भी दे रखा है, ठीक है। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको फिर से मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं देख लूँ तो करंट जो होता है वो कितना होता है? तो NEVD इंटू एरिया होता है, ठीक है। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे पुट करने के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा I डिवाइडेड बाई NEA। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है?
हमको m भी निकालना है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए। तो हमको n जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम, इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू 1000 ए, ठीक है। अगर 1000 तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इसका मास को हमको निकालना है तो मास अगर हम लोग देख लेंगे तो मास जो हो गया, मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया वो कितना हो जाएगा मेरा। तो इसमें हम लोग मास से क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा n a 1000 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये मेरा जो निकल गया वो टोटल मास हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये ज़्यादा ये गंदा हो गया है, मतलब क्लोज़र हो गया है, तो इसको मैं कर देता हूँ फिर से। देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वायर है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द वायर में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमको पता है कि n जो है वो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो। अब हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो m ही होता है, ठीक है। तो इसी के लिए जितना भी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल मास ये हो जाएगा, ओके। तो टोटल मास तो मेरा निकल गया, ये मास मेरा निकल गया। अब हमको देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता है, करंट दे रखा है, तो करंट का रिलेशन जो होता है NEVDA होता है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाल लिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I/NE हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, तो यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे तो ये देखिए, तो m इक्वल्स टू मेरा निकल के आया NA ME इंटू 1000 इंटू VD निकल के आया है I डिवाइडेड बाई NEA, ओके। तो n से n कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, बचा मेरा कितना, तो बचा 1000 ME/E। अब हमको सब चीज़ पता है, तो 1000 लिख लिया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 लिख लिया, ये होता है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये मेरा क्या देगा, तो ये मेरा टोटल लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरा दे रखा है कि करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज़्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है। तो बोला है कि यहाँ पे 1 पॉइंट पे जो दे रखा है या 1 लाइन पे दे रखा है I1 है, A1 है, B1 है, J1 है, और यहाँ पे दे रखा है I2 है, V2 है, A2 है, J2 है। तो हमको क्या करना है कि रिलेशन निकालना है बिटवीन करंट डेंसिटी और बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए हमने देखा था कि जब भी करंट कोई भी कंडक्टर में पास करता है तो हम जो स्टडी करते हैं वो स्टेडी स्टेट का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट का स्टडी क्या होता है कि जो करंट जो फ्लो करते हैं इनसाइड द कंडक्टर वो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट वो सेम ही करते हैं। तो मतलब जितना करंट इधर से आएगा उतना ही करंट क्या होगा, वो इधर से फ्लो करेगा, यानी करंट का जो रिलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा I2, मतलब करंट के रिलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओके। तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक। स्टेडी स्टेट कंडीशन जनरली हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है एरिया पे, तो एरिया तो ऑलरेडी आपको दिखने से ही पता चल रहा है कि एरिया ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ 2। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो कुछ दूसरा चीज़ है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी जो होता है वो I/A होता है। अब क्योंकि करंट सेम है लेकिन एरिया तो सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ 2 है, और एरिया जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं करंट डेंसिटी एट 1 इज़ लेस देन करंट डेंसिटी एट 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ से रिलेशन हमने निकाल दिया, करंट तो कांस्टेंट है, तो एरिया जिसका ज़्यादा होगा करंट डेंसिटी उधर कम होगा। तो ए का एरिया ज़्यादा है तो इधर करंट डेंसिटी इसका कम होगा, और बी का एरिया कम है तो इधर करंट डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा। अब करंट डेंसिटी का रिलेशन ये भी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, J इक्वल्स टू कितना होता है, तो NEVD, ठीक है।
यानी n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम ई चार्ज, ये दोनों कांस्टेंट है। तो वी क्या रिलेशन जे का, तो जैसा जे का रिलेशन होगा वैसा ही क्या होगा वी डी का रिलेशन होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी वी डी एट 1 वो भी क्या होगा लेस देन हो जाएगा वी डी एट 2, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 इज लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके, तो आज मैं इतना ही तक मैं रोक देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।